जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। पॉलिटी की वीडियो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। इनमें कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो बिल्कुल उस लेवल को मैच करते हैं, चाहे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, इवन एसएससी भी हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लेवल को मैच करेंगे और इसमें कई सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं ताकि आप उस लेवल की तैयारी को मेंटेन रख सके। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, देखिए इसके थ्रू बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप लोगों के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं बहुत सारे इसके थ्रू। ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा आप लोग। और एफकैट का एग्जाम अप्रोच भी कर रहा है, अभी आईबी का एग्जाम भी आ रहा है आप लोगों का, तो इन सभी एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस की आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a correct statement regarding the provision of legislative council in the state legislature? अब देखिए ये legislative council की बात कर रहा है, ठीक है, in the state legislature। उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा हाउस होता है। बेसिकली देखिए हमारे पास क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउस हो सकते हैं। पहला जो हाउस जो कंपलसरी होता है वो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको हम विधानसभा बोल देते हैं। जैसे अभी पीछे कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव, जिससे स्टेट में सरकार बनती है। अब स्टेट के ही अंदर एक और हाउस हो सकता है बच्चों, जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, SLC। ये जो है ये एक ऑप्शनल हाउस होता है, ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट्स के अंदर होगा। जैसे इस समय मौजूदा भारत में ये 6 स्टेट्स के अंदर है, पहले 7 में हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में भी था, अब वहां नहीं है। तो अब ये भारत के 6 राज्यों में है जो अपर हाउस, इसको स्टेट का अपर हाउस बोलते हैं, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मौजूदा इस समय ये भारत के 6 राज्यों में है, 6 स्टेट्स में। ये कंपलसरी हाउस है जो हर राज्य में होगा ही होगा। ये ऑप्शनल हाउस होता है, बेसिकली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा वहां पर। ठीक है, स्पेशली पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कौन से सही है कौन से गलत है। देखिए पहला है द स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही नहीं है इनमें से। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि बिहार और तेलंगाना के पास क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सेकंड देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है उसके बारे में बात हो रही है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज। यानी कि जितने भी टोटल मेंबर चुने जाते हैं, क्या उसका 1/12 मेंबर्स के लिए लोकल बॉडीज के बंदे या अथॉरिटीज चुनते हैं उनको, ये बात की गई है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट। तो अब पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया बेसिकली कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूं हर एक ऑप्शन के बारे में, देखेंगे ध्यान से। पहले तो ये पूछा गया है कि क्या बिहार और तेलंगाना में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए 6 राज्यों के अंदर इस समय भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जो कौन कौन से राज्य है वो है यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 6 वो राज्य हैं जिनके अंदर अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मौजूद है। जो अपर हाउस है वो मौजूद है, पहले J&K में था, अब वहां नहीं है। हालांकि वेस्ट बंगाल के अंदर भी इसकी डिमांड है कि वहां पर भी एक अपर हाउस क्रिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अपर हाउस के क्रिएशन और एबोलिशन का जो आर्टिकल है बच्चों, वो आर्टिकल भी 169 है, 169। ठीक है, जिसके बेस पर कहीं पर भी अपर हाउस एबोलिश या क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए पहला ऑप्शन तो यही था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिहार और तेलंगाना में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो अपर हाउस है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से कम होने चाहिए बेसिकली। यानी मान लीजिए अगर किसी स्टेट के अंदर, जैसे यूपी की हम बात करें, तो यूपी में टोटल एमएलए लगभग 403 एमएलए है, तो उसका 1/3 बंदे ही क्या बन सकते हैं, MLC बन सकते हैं। इनके मेंबर को क्या कहा जाता है, MLC। तो 1/3 बंदे क्या बन सकते हैं, MLC बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 1/12 of all the members shall be elected by electorates consisting of local bodies and authorities। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट, यही पॉइंट गलत है बेसिकली, आंसर जो है इसका यही पॉइंट है, ये आंसर यही है, सी ऑप्शन इसका। क्योंकि MLC के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, या MLC को कैसे इलेक्ट किया जाता है, मैं एक बार शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए होता ये है बच्चों कि जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे ना MLC के हाउस के, जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे, सपोज 100 है, 70 है, 60 है, जितने भी मेंबर्स है, होता क्या है कि उसमें ना जो इलेक्टोरेट्स लोकल बॉडीज या लोकल अथॉरिटीज आते हैं वो 1/3 होते हैं बेसिकली। यानी लोकल बॉडीज के जो मेंबर हैं वो 1/3 बंदों को चुनते हैं, प्लस 1/3 को चुनते हैं कौन, जो आपके MLAs होते हैं उस स्टेट के MLA वो चुनते हैं,
प्लस 1/12 को चुनते हैं टीचर्स, प्लस 1/12 को चुनते हैं ग्रेजुएट्स, उस स्टेट के ग्रेजुएट्स, और बच्चों 1/3 के लिए बेसिकली, सॉरी 1/6 के लिए होता है नॉमिनेशन, 1/6 के लिए होता है नॉमिनेशन। और इनका नॉमिनेशन कौन करता है? तो नॉमिनेशन गवर्नर करता है बेसिकली, क्योंकि ये स्टेट का अपर हाउस है, तो नॉमिनेशन कौन करता है? गवर्नर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जैसे हमारे पास सेंटर में राज्यसभा के अंदर हमारा नॉमिनेशन होता है, तो वहां पर नॉमिनेशन के 4 ग्राउंड होते हैं बेसिकली, जिनमें प्रेसिडेंट जो है 12 MP नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। तो वो ग्राउंड कौन कौन से होते हैं? वो ग्राउंड जैसे है आर्ट, सोशल सर्विस, लिटरेचर और आपका आर्ट साइंस हो गया, 4 ग्राउंड होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि स्टेट के अंदर 5 ग्राउंड होते हैं, जो 5वां ग्राउंड ऐड हो जाता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बेसिकली, ठीक है जी। तो स्टेट में 5 ग्राउंड होते हैं नॉमिनेशन के, सेंटर में 4 ग्राउंड होते हैं राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए। राज्यसभा में नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट और स्टेट में नॉमिनेट करता है गवर्नर। उसका ये विश्लेषण मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। ये बात मैंने आपको यहाँ लिख के बताई है कि 1/12 मेंबर्स के लिए वोटिंग कौन करता है? वहां के ग्रेजुएट्स बेसिकली। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा इसका? सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे टाइम लग गया थोड़ा सा, बिकॉज एक अच्छा कंसेप्ट है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का। बच्चों को काफी डाउट्स रहते हैं इस टॉपिक के अंदर। आई होप इसमें कुछ क्लियर हुए होंगे आप लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने ब्रिटिश के देश संविधान से कौन कौन से फीचर्स लिए हैं उस बारे में बात हो रही है। आपको पता ही होना चाहिए कि लगभग 60 देशों के संविधान मंगवाए गए थे जब हमने अपना संविधान बनाया था बेसिकली। तो अलग अलग संविधान में से जो जो चीजें उनकी अच्छी थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उनको ऐड कर लिया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, सेकंड है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फोर्थ है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए ये जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये एवी डाइसी का कंसेप्ट है बेसिकली, और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हुआ करते थे एवी डाइसी, उनका ये कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, और वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे। तो ये और ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि हमारे देश में किसका लॉ चलता है, रूल चलता है, लॉ का रूल चलता है बेसिक, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ठीक है। फिर है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब हम जानते हैं कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इसको हमने लिया है कहां से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फिर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी ये जो हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट का, कि सेंटर में 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा राज्यसभा, जिसको मिला के पार्लियामेंट बनेगा। ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चों 1 and 4 ओनली, बी आंसर है इस क्वेश्चन का बेसिकली, ठीक है जी। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, एफकेट और एसएससी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट मेंशन किया गया है और लिस्ट मेंशन की गई है। अब हम जानते हैं बच्चों की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर, शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट दी गई है। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें हमें यह भी पता है कि यूनियन लिस्ट के ऊपर जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं बेसिकली, सेंटर भी और स्टेट भी, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो ये डिवीजन दिया गया, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसके अंदर कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है। अब देखिए यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस के है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो रीजनल इंपॉर्टेंस के, यानी लोकल जरूरतों के, लोकल की बेसिकली, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो दोनों की जरूरतों के हैं, सेंटर के भी हैं और स्टेट के भी है, ठीक है। तो यहां पर हमें मैच करना है कि कौन सा नोट, यानी नोट करेक्टली मैच्ड है बेसिकली, ये देखना है हमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज कहा गया है, स्टेट लिस्ट के अंदर है। फिर फॉरेस्ट कहा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। इंश्योरेंस कहा गया है, यूनियन लिस्ट में है। और मैरिज एंड डाइवोर्स कहा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो नीचे से शुरू करते हैं। देखिए मैरिज एंड डाइवोर्स बिल्कुल कॉन्करेंट लिस्ट का ही पार्ट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए इंश्योरेंस कहा गया यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट कहा गया है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है बच्चों ये स्टेट लिस्ट का पार्ट ना होकर ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है बेसिकली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the event of a vacancy in the office of the both the president and the vice president of India, the person who performs the duty of a president is। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि सेम समय पर, सेम टाइम पर प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली हो जाए और उसी टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट भी कोई नहीं है देश में, तो एट दैट
मोमेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ऑप्शंस आपके सामने है, क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, या अटॉर्नी जनरल करेंगे। तो एज वी नो कि जब भी कभी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो फर्स्ट जो सबसे पहले बंदा आता है जिसका नेम आएगा प्रेसिडेंट के लिए, वो कौन होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट होगा बेसिकली, ठीक है। कि वो क्या बन जाएंगे, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम जो एक वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो कितना है, 6 मंथ्स का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं होगा तब कौन बनता है बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब कौन बनेगा हमारा प्रेसिडेंट, कब कौन होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर तो ये हो गया। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं क्लास में भी कि सर अगर ये भी ना हो तो हमें पता है कि फिर कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर वो बनेगा बेसिकली। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। इस बार शेड्यूल दिए गए हैं आपको और ये कहा गया है कि ये जो सब्जेक्ट्स है बेसिकली किस शेड्यूल में आते हैं। तो देखिए 6th हमें बता मैच द फॉलोइंग ही करना है। तो 6th शेड्यूल के अंदर हमें पता है क्या आते हैं, ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये आते हैं 6th शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए बेसिकली यहाँ पर। और 8th शेड्यूल के अंदर हमें पता है ये लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंदर। उसके बाद 1st शेड्यूल में हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऑफिशियल नाम दिए गए हैं यहाँ पर। और 4th शेड्यूल के अंदर है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा, आप देखिए 2 सबसे पहले ये हो गया, फिर 2 देखिए एक मैं ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो कि अगर आप इसको लेके श्योर हो कि ये चीज़ यहाँ मेंशन की गई है तो ऑप्शन 2 ही बचते हैं आपके पास। 2 तो वैसे ही खत्म हो गए ऑप्शन आपके पास, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि ए का हो गया 2 बेसिकली, बी का हो गया 1 यहाँ से, हाँ बिल्कुल ठीक है, और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो ये ऑप्शन आपका ठीक बनेगा। ऐसे आप मैच द फॉलोइंग में आसान हो जाता है थोड़ा सा, अगर आप 2-3 ऑप्शन को लेकर भी श्योर हो तो एक आध तो अपने आप ही मैच हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की गई है ना बेसिकली 6th शेड्यूल के अंदर, तो 6th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट कवर होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स कवर होती है। सबसे पहले है असम, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा और है मिजोरम। ये 4 स्टेट्स कवर होती है बच्चों, ठीक है। इनको हम AMTM के नाम से भी याद रखते हैं, AMTM। बस जब आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसमें मणिपुर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज M से मेघालय मिजोरम है बट मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बाकी शेड्यूल्स के बारे में हम पढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर, बाकी भी आते ही रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 61 के अंदर प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया बेसिकली। तो ये पूछा जा रहा है कि कहां से शुरुआत हो सकती है, क्या वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, क्या लोकसभा से होगा, या वो स्पीकर से स्टार्ट होगा, या किसी भी हाउस से हो सकता है। तो हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का जो मोशन है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है बेसिकली। वो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, वो राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। बस स्टार्ट होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है हमें कि 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तब वो रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है बेसिकली। भाई अगर लोकसभा से स्टार्ट होगा तो 543 का 1/4, अगर राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो 245 का 1/4, इतने मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे तब वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट होगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इंपीचमेंट मोशन स्टार्ट होगा। उसमें हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, लेकिन यहाँ जो स्पेशल मेजोरिटी है वो अलग होती है। आर्टिकल 368 वाली स्पेशल मेजोरिटी नहीं होती है। इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी होती है बच्चों वो होती है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, ये मेजोरिटी चाहिए होती है हमें दोनों हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बिकॉज आर्टिकल 368 के अंदर जो स्पेशल मेजोरिटी है वो है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। तो वो अलग है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ये 61 के अंदर अलग मेंशन की गई है। क्लियर होगी बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये जरूर देखा करो कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ both the houses of parliament and the elected members of the legislative assemblies of the states.
द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बेसिकली आपका PR STVS से चुनाव होता है, ये कहा जा रहा है डायरेक्टली इसमें, ठीक है। और द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब एक एक करके दोबारा देख लीजिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको शपथ दिलवाता है बेसिकली, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट है द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल, ये हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शंस का एक मेथड है, ठीक है। इलेक्शंस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे देश के जितने भी डायरेक्ट इलेक्शन है वो FPTP के मेथड से होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से, और उसमें जो टूल हम यूज करते हैं वो है EVM। और हमारे देश में जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बच्चों, वो होते हैं PR और STVS से, उसमें हम जो टूल यूज करते हैं वो है बैलेट पेपर बेसिकली, ठीक है जी। ये फर्क ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फिर है द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी वो लोग जो वोट डालने आते हैं वो कौन कौन होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यही ऑप्शन गलत है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा के तो चलो अब सभी मेंबर्स डालते हैं, बिकॉज लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स का वो खत्म हो गया है, तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। राज्यसभा के नॉमिनेटेड MP प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं, वो प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में वोट डालते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और पूरे देश के स्टेट के MLA वोट डालते हैं, जिन भी स्टेट्स में MLC का हाउस है, MLC प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं बच्चों, ठीक है। तो आंसर आपका यही है इस क्वेश्चन का, B आंसर है आपका बेसिकली, ये आंसर है आपका, ठीक है। और ये ऊपर वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट लिखो, Which one of the following articles of the Constitution of India lays down that no citizen can be denied the use of wells, tanks and bathing guards maintained out of the state funds? तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 है, यहाँ हमें पता है बात होती है किसकी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 16 है, इसमें हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक डिपार्टमेंट्स बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर। और आर्टिकल 15 है जिसके अंदर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, नो डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ग्राउंड्स भी मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और एक है आर्टिकल 17 जो बात करता है अनटचेबिलिटी की, ठीक है, कि किसी के साथ भी कोई छुआछूत नहीं होगा, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आर्टिकल 15 है। 15 क्लोज 2 के अंदर ये कहा गया है कि किसी को भी इनमें से किसी भी जगह जाने से रोका नहीं जा सकता, चाहे वेल्स हैं, टैंक्स है या बाथिंग घाट हैं, जहाँ पर भी सरकारी है बेसिकली, उनको ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी को कलर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are emphasized as being part of the right against exploitation? तो right against exploitation जो आर्टिकल 23 और 24 है उसकी बात हो रही है कि कौन कौन सा इनमें कवर होता है। तो फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। सेकंड है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो भी मैंने बताया कि आर्टिकल 17 है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अब ये आर्टिकल 29 और 30 है, लेकिन प्रॉपर माइनॉरिटीज के लिए कौन सा है, आर्टिकल 30 है। और फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ठीक है। तो आंसर हमें पता लग ही गया कि आंसर है 1 और 4 बेसिकली, तो C ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में फोर्स लेबर, बैगर और चाइल्ड लेबर की बात होती है। आर्टिकल 2 ही है इसके, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बेसिकली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। Which one of the following criteria is not required to be qualified for appointment as judge of the Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहला है एटलीस्ट 5 years एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। सेकंड है एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और फोर्थ है एटलीस्ट 20 years एज ए सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो हमने पढ़ रखा है कि 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए या तो हाई कोर्ट के जज का, या फिर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर वो क्या हो, प्रेसिडेंट की आईज में कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, कोई शानदार वकील हो, तब उनको किया जा सकता है। ये कोई वो नहीं है क्वालिफिकेशन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है जी। ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट देखिए। On 26th of November 1949, which of the following provisions of the Constitution of India came into effect? अब देखिए बच्चों, ये पूछा जा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखो हमें पता है अच्छे से, एक बात पढ़ रखी है क्या, कि 26 नवंबर 1949 इसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो ये बताइए, इसको कहा जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ध्यान रखेंगे भाई, इसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ इनेक्टमेंट बेसिकली। इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, इसको डेट ऑफ एडॉप्शन भी बोलते हैं। हमने संविधान को लागू नहीं किया था, ठीक है। संविधान पूर्ण यानी कंप्लीटली लागू कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को बेसिकली, ठीक है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, डेट ऑफ
एनफोर्समेंट, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसको क्या कहा जाता है? डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो हमसे पूछा यह जा रहा है कि इस तारीख को यानी 26 नवंबर 1949 को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से वो प्रोविजंस थे जो लागू हो गए थे। बिकॉज ऐसा नहीं था कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस तारीख से लागू हुआ, कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो इस डेट से लागू हो गए थे 26 नवंबर से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक तो था सिटीजनशिप का प्रोविजन, ये भी लागू हो गया था। सेकंड था इलेक्शंस का प्रोविजन, क्योंकि हमें देश में पहली चुनी हुई सरकार बनानी थी, तो ये भी लागू हो गया था। थर्ड था प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये चलता आ रहा था तो प्रोविजनल पार्लियामेंट भी लागू हो गया था। फंडामेंटल राइट्स उस दिन से लागू नहीं हुए थे, ये लागू हुए थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि 2015 के बाद से 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। उससे पहले हम इसको कहा करते थे नेशनल लॉ डे, अब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा, संविधान को 2 महीने के बाद क्यों लागू किया गया, उसका भी मैंने आप लोगों को कई बारी डिटेल्स दे रखी है कि बेसिकली दिसंबर 1929 का जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था क्या कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस। तो तब से हम लोग हर साल ना 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट करते थे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट आजादी हमें मिल गई किस तारीख को? 15 अगस्त को। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए, हिस्टोरिकली इस डेट की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए हमने इसको क्या सेलिब्रेट किया? एज रिपब्लिक डे, ठीक है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। क्लियर होगी बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाइस प्रेसिडेंट को लेकर क्वेश्चन है, क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of all the members of both the houses of parliament. The constitution is silent about a person who is having the duties of the vice president during the period of vacancy. तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के सभी मेंबर वोट डालते हैं, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस के कंप्लीट मेंबर्स। क्योंकि प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा के नॉमिनेटेड एमपी वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ इलेक्टेड डालते हैं, और साथ में एमएलए भी वोट डालते हैं पूरे देश के। यहां पर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के केस में एमएलए वोट नहीं डालते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपी वोट डालते हैं, चाहे इलेक्टेड है चाहे नॉमिनेटेड है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि अगर, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट को ऑफिस खाली हो जाए तो तुरंत प्रभाव से कौन प्रेसिडेंट बन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पूछा जा रहा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस खाली हो जाता है तो क्या किसी पर्सन को ऐसे वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है? तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट कि कोई बंदा, अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो भी जाती है तो कोई बंदा एकदम से वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। इवन इलेक्शंस को लेकर कोई डेट भी, मतलब कोई टाइम पीरियड भी डिफाइन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें कहा गया एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। चलिए, आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम ये। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्या बताना है? नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड है द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग की बात हो रही है कि कैग का जो रिमूवल है वो किसकी तरह सेम है? एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फोर्थ है ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हमें बताना क्या है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है प्रेसिडेंट टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज हमें पता है कि प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको करता है? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। थर्ड देखिए कि जो कैग का रिमूवल है वो सेम है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन भी गलत है बच्चों, बिकॉज कैग का जो रिमूवल है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है सेम ही रिमूवल होगा किसका? कैग का। नेक्स्ट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रिजाइन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये भी ऑप्शन गलत है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का चाहे सीजेआई है या फिर और कोई जज है, सबके सब रिजाइन किसको करेंगे अगर करना है? तो प्रेसिडेंट को बेसिकली, ठीक है जी। तो इसमें एक ही ऑप्शन ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है, हमें नॉट करेक्ट ही बताना है। तो इसका आंसर हो गया डी, दैट इज 1, 3 एंड 4। तो अभी क्वेश्चन है, अच्छा आगे भी है 1-2 क्वेश्चन, देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन तो वही फिर से सेम रिपीट हो गया, ये तो कर लिया हमने अटेम्प्ट बच्चों, है ना।
हाँ, एक ये क्वेश्चन है। अच्छा ये देख लो जरा, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज रिजोर्टेड टू फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। जॉइंट सिटिंग का हमें पता ही है कि आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन्ड है क्या, जॉइंट सिटिंग, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कभी डेडलॉक क्रिएट हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो उसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। और वो किस किस बिल के लिए है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यहां कहा गया है कि क्या मनी बिल को लेकर जॉइंट सिटिंग आ सकती है। अब हमें पता है कि मनी बिल के अंदर कंप्लीटली जो ओवरराइडिंग पावर्स है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। ये पास या फेल लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में इसके ऊपर डिस्कशंस होती है बेसिकली, ठीक है। हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मनी बिल अगर लोकसभा में फेल हो जाए तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसके अंदर यह कहा गया है, ये आर्टिकल 368 के अंदर है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस के अंदर इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना जरूरी है, तभी इसके ऊपर क्या, तभी ये बिल क्या हो सकता है, पास हो सकता है। और नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल। अब ये ठीक है ऑप्शन, बिकॉज हमें पता है कि ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल ये दो बिल ऐसे हैं जिनको लेकर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जिनके ऊपर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। अदरवाइज मनी बिल हो या CAB हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इनके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, 3 ओनली बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारी वीडियो के कुछ क्वेश्चंस आज के जो हमने डिस्कस किए। इसी तरीके से आप अपनी पॉलिटी को रिवाइज करते रहिएगा। अभी मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा पॉलिटी के ऊपर ही, फिर हम लोग हिस्ट्री की वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो भी एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए, चैनल के साथ देखते रहिए वीडियोस, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।